नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास ऑफिस में लाश पार्ट 2। बारिश बंद हो चुकी थी। गीली सड़क कृत्रिम प्रकाश में शीशे की तरह चमक रही थी। सड़क पर आगे पीछे 3 गाड़ियां दौड़ रही थी। सुनील, प्रभुदयाल और दर्शन लाल ब्लास्ट की कार में सवार थे। कार सुनील चला रहा था। उसके बगल में दर्शन लाल बैठा था और उससे आगे खिड़की के पास प्रभुदयाल। उनकी कार से आगे मुगल बाग की दिशा में दौड़ती हुई सुरेश भार्गव की कार थी और पीछे पुलिस की जीप थी जिसमें 2 हवलदारों के साथ सब इंस्पेक्टर बंसल सवार था। इंस्पेक्टर साहब, एकाएक दर्शन लाल बोला, मैं सुरेश भार्गव के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? प्रभुदयाल सहज स्वर में बोला। दीनानाथ के नगर छोड़ने के कोई 1 हफ्ते बाद उसकी बंबई से एक ट्रंक कॉल आई थी। ट्रंक कॉल पर उसने मुझे यहाँ 1-2 काम करने के लिए कहा था। उन कामों में से एक यह भी था कि मैं सुरेश भार्गव को चेक करूं। तुमने ऐसा किया था? हाँ। क्या मालूम हुआ था? मुझे मालूम हुआ था कि आजकल सुरेश भार्गव की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसने बैंक से और 2-3 जगहों से भी कर्जा लिया हुआ है। वह अपनी औकात से बाहर खर्च कर रहा है। जैसे ठाट बाट से वह रहता है, हकीकतन वह उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। ऊपर से उसे अपनी तलाकशुदा बीवी को भी खर्चा पानी देना पड़ता है। सुनील के लिए यह हैरानी की बात थी। उसकी निगाह में सुरेश भार्गव पैसे वाला आदमी था। उसकी चलती वकालत थी जो उसके बाप दादा उसके लिए स्थापित करके गए थे। सुरेश भार्गव का बाप दिवंगत मोतीलाल अग्रवाल का जिगरी दोस्त था, इसलिए वह उसे अपने जैसे अन्य उद्योगपतियों से भी स्थायी बिजनेस दिलवाता था। सुरेश भार्गव के बाप दादाओं के जमाने से चले आ रहे तमाम पक्के क्लाइंटों का बिजनेस उसे हासिल था। तुमने दीनानाथ को सुरेश भार्गव के बारे में अपनी जांच पड़ताल की खबर दी थी? प्रभुदयाल बोला। आज ही दी थी, दर्शन लाल ने बताया। मेरे ख्याल से मेरी बातें सुनने के बाद ही दीनानाथ ने सुरेश भार्गव को फोन करके उसे 9:30 बजे ऑफिस में आने के लिए कहा था। प्रभुदयाल कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला, दीनानाथ ने और क्या करने के लिए कहा था तुम्हें? उसने मुझे बृजभूषण को चेक करने के लिए कहा था। वो कौन है? वह राम कुमार अग्रवाल की बीवी ज्योत्सना का भाई है। वही राम कुमार अग्रवाल जो 3 महीने पहले एक मोटर एक्सीडेंट में मरा था, लेकिन उसी एक्सीडेंट में जिसकी बीवी का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वही। वह जानकी देवी का लड़का है? हाँ। कितना कुनबा है माताजी का? जानकी देवी के 3 लड़के हैं, उत्तर सुनील ने दिया। सबसे बड़ा देव कुमार है, वह विवाहित है। उसकी बीवी का नाम मोहिनी है। उससे छोटा राम कुमार था जो मोटर एक्सीडेंट में मर गया है। उसकी बीवी का नाम ज्योत्सना है। सबसे छोटा किरण कुमार है, वह अभी अविवाहित है, लेकिन मोतीलाल इंडस्ट्रीज से अलग अपना कोई काम धंधा करता है। ज्योत्सना का यह भाई, क्या नाम बताया था उसका? बृजभूषण, दर्शन लाल बोला। हाँ, बृजभूषण। क्या यह भी बाकी परिवार के साथ ही रहता है? नहीं, वो तो लिंक रोड पर स्थित होटल इंपीरियल में रहता है। वह कोई 2 महीने पहले ही राजनगर में आया था और तभी से होटल इंपीरियल में रह रहा है। बृजभूषण, सुनील ने बताया। ज्योत्सना का सगा भाई नहीं है, वह उसकी मौसी का लड़का है। मूल रूप से कहाँ का रहने वाला है वो? शायद अहमदाबाद का। कम से कम राजनगर में तो वह अहमदाबाद से ही आया था। स्टेज एक्टर है, यहाँ फिल्मों में प्रवेश की नीयत से आया है, यानी कि कुछ नहीं करता फिलहाल, लेकिन होटल में रहता है और लगभग रोज। दर्शन लाल बोला। घोड़ों पर दाव लगाने के लिए रेस कोर्स जाता है। तकरीबन हर रात कैबरे देखने लीडो में जाता है और वहीं डिनर करता है। बहन से मेल मुलाकात कैसी है उसकी? जितना अरसा मैंने उसकी निगरानी की थी, उस दौरान मैंने 2 बार ज्योत्सना को अपने भाई से मिलने उसके होटल के कमरे में जाते देखा था। 2 ही बार मैंने उन्हें सपना में डिनर के लिए मिलते देखा था। आई सी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरे अलावा एक और भी आदमी था जो मेरी ही तरह बृजभूषण में दिलचस्पी ले रहा था। और कौन? किरण कुमार, जानकी देवी का सबसे छोटा लड़का। हाँ। उसकी बृजभूषण में क्या दिलचस्पी है? उसकी दिलचस्पी शायद बृजभूषण में न हो,
अपनी भाभी ज्योत्सना में हो। अपने भाई की बेवा पर दिल तो नहीं आ गया उसका? मुझे क्या मालूम। एक बात और बताओ। पूछिए। दीनानाथ का धंधा कैसा था? धंधा कैसा था क्या मतलब? सुनो, बात शायद तुम्हें बुरी लगे, लेकिन हकीकत यह है कि प्राइवेट डिटेक्टिवों के बारे में मैं कोई अच्छी राय नहीं रखता। मैंने सुना है कि इस पेशे के लोग अपने क्लाइंटों को ही ब्लैकमेल करने लगते हैं। जब कोई क्लाइंट अपनी कोई समस्या लेकर इन लोगों के पास आता है, तो ये लोग पहले उससे तमाम जानकारी हासिल कर लेते हैं और फिर उसी जानकारी के दम पर वे खुद ही अपने क्लाइंट को अपनी ब्लैकमेलिंग का शिकार बना लेते हैं। एक मुसीबत से छुटकारा पाने की उम्मीद में आया बेचारा क्लाइंट एक और नई, पहले से ज़्यादा बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाता है। अगर दीनानाथ भी ऐसा ही प्राइवेट डिटेक्टिव था, तो फिर तो यह भी मुमकिन है कि उसके किसी ऐसे क्लाइंट ने उसकी हत्या कर दी हो जो कि उसकी ब्लैकमेलिंग से तंग आ चुका हो। क्या दीनानाथ इस प्रकार का आदमी था? सवाल ही नहीं पैदा होता। दर्शन लाल आवेशपूर्ण स्वर में बोला। दीनानाथ के बारे में तो ऐसा सोचना भी उसके प्रति अन्याय है, फिर भी पूछना मेरा फर्ज था। दीनानाथ ऐसा आदमी हरगिज नहीं था। जानकर खुशी हुई। तभी सुरेश भार्गव की कार एक आलीशान 2 मंजिली कोठी के कंपाउंड में दाखिल हुई। सुनील ने भी अपनी कार उसके पीछे मोड़ दी। उसके पीछे पुलिस की जीप भी कंपाउंड में दाखिल हुई। तीनों गाड़ियां कोठी की पोर्टिको में आकर खड़ी हुई। सब बाहर निकले। सुनील और दर्शन लाल ने अपनी लपेटी हुई बरसातियां कार में ही पड़ी रहने दी। मैजेस्टिक सर्कल से रवाना होने से पहले सुरेश भार्गव ने वहां फोन कर दिया था, इसलिए कोठी के मुख्य द्वार पर एक नौकर पहले से ही उनकी अगवानी के लिए खड़ा था। वह सबको राज दरबार जैसे एक विशाल हॉल में छोड़ गया। हॉल में सारा परिवार मौजूद था। सामने एक राज सिंहासन जैसी कुर्सी पर जानकी देवी बैठी थी। वह लगभग 60 साल की बड़ी नाजुक सी तंदुरुस्ती वाली वृद्धा थी। उसके बाल सफेद थे और उसने अपनी आंखों पर सोने के फ्रेम का चश्मा लगाया हुआ था। उसकी दाईं तरफ एक सोफे पर उसका बड़ा लड़का देव कुमार और उसकी पत्नी मोहिनी मौजूद थी। बाईं तरफ ज्योत्सना और किरण कुमार बैठे हुए थे। सुरेश भार्गव लंबे डग भरता हुआ जानकी देवी के पास पहुंचा। उसने जल्दी जल्दी बोलते हुए वृद्धा को स्थिति से अवगत कराया। वृद्धा ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसने सिर उठाकर सामने देखा। उसकी पैनी निगाह एक क्षण के लिए सुनील पर ठिठकी। उसकी आंखों में पहचान की चमक पैदा हुई। फिर उसकी निगाह सुनील के चेहरे से फिसलती हुई इंस्पेक्टर प्रभुदयाल, सब इंस्पेक्टर बंसल और दर्शन लाल पर पड़ी। तशरीफ रखिए, वृद्धा बोली। सब परिवार से परे 2 सोफों पर बैठ गए। सुरेश भार्गव के लिए देव कुमार ने अपने सोफे पर जगह बना दी। वह वहीं उसकी बगल में बैठ गया। दीनानाथ के बारे में सुनकर मुझे अफसोस हुआ, वृद्धा बोली। लेकिन आपने यह कैसे सोच लिया कि हम उसके कत्ल के सिलसिले में आपकी कोई मदद कर सकते हैं? दीनानाथ आपके लिए काम कर रहा था, प्रभुदयाल धैर्यपूर्ण स्वर में बोला। पिछले 1 महीने से वह सिर्फ एक क्लाइंट के लिए आपके लिए काम कर रहा था। अगर हमें यह मालूम हो जाए कि वह आपके लिए क्या काम कर रहा था, तो इससे हमें उसके कातिल को पकड़ने में मदद मिल सकती है। वह आपके लिए क्या काम कर रहा था जानकी देवी जी? वृद्धा सुरेश भार्गव की तरफ घूमी। सुरेश, वह बोली, क्या मेरे लिए इंस्पेक्टर साहब के इस सवाल का जवाब देना जरूरी है? हरगिज नहीं, सुरेश भार्गव तत्पर स्वर में बोला। वृद्धा ने बड़े संतुष्टिपूर्ण ढंग से गर्दन हिलाई, जैसे उसे अपने वकील से ऐसे ही किसी जवाब की उम्मीद थी। लेकिन प्रभुदयाल बोला, आपको यह बताने में ऐतराज क्या है? कि ऐतराज है, वृद्धा बोली। दीनानाथ हमारे लिए क्या कर रहा था, यह हमारे खानदान का जाती मामला है। जिन बातों का पता लगाने को उसे कहा गया था, उनमें मेरे सिवाय किसी और की दिलचस्पी नहीं हो सकती। मेरी निगाह में जो काम वह पिछले 1 महीने से मेरे लिए कर रहा था, उसमें और उसकी मौत में कोई रिश्ता नहीं। कोई रिश्ता है या नहीं, यह देखना मेरा काम है। तो आप अपना काम कीजिए। आप यह नहीं बताएंगी कि दीनानाथ आपके लिए क्या कर रहा था? जैसा कि मेरे वकील ने अभी कहा, मैं आपको इस विषय में कुछ भी बताने के लिए बाध्य नहीं। प्रभुदयाल ने बेचैनी से पहलू बदला। चलिए, यह मत बताइए कि वह आपके लिए क्या काम कर रहा था। अंत में
प्रभुदयाल फिर बोला, लेकिन कम से कम इतना तो बताइए कि वह अपने मिशन में कामयाब रहा था या नहीं। वृद्धा ने फिर सुरेश भार्गव की ओर देखा। सुरेश भार्गव ने सहमति में सिर हिला दिया। वह कहता था कि वह कामयाब रहा था। वृद्धा बोली, उसने आपको कोई रिपोर्ट पेश की थी? नहीं, अभी नहीं। फिर आपको यह कैसे मालूम है कि वह अपने मिशन में कामयाब रहा था? उसने टेलीफोन किया था। टेलीफोन पर उसने मुझे बताया था कि वह अपने मिशन में कामयाब रहा था और कल सुबह वह मुकम्मल रिपोर्ट लेकर मेरे पास आने वाला था। ऐसी रिपोर्ट आपको अब शायद कभी हासिल नहीं होगी। आपके काम से संबंधित उसके तमाम कागजात गायब हैं। हमारा ख्याल है कि उन्हें कागजात को हासिल करने के लिए और दीनानाथ का मुंह स्थायी रूप से बंद करने के लिए उसकी हत्या की गई है। जानकी देवी जी, कोई यह नहीं चाहता कि जो जानकारी उसने पिछले 1 महीने में हासिल की थी वह आप तक पहुंचती। इस बात से आपको यह महसूस करना चाहिए कि अगर हमें यह मालूम हो जाए कि आप उससे क्या काम करवा रही थी तो हमें उसके हत्यारे को पकड़ने में मदद मिल सकती है। मैं ऐसा नहीं समझती। और यह मत भूलिए कि यह सरासर मुमकिन है कि आप ही के परिवार के किसी सदस्य की दीनानाथ की मौत में दिलचस्पी हो। आप यह कहना चाहते हैं कि हम में से कोई दीनानाथ का हत्यारा है? वृद्धा तनिक आवेशपूर्ण स्वर में बोली। मैं यह कहना चाहता हूँ कि दीनानाथ की मौत में आपके परिवार के किसी सदस्य की दिलचस्पी हो सकती है। नॉनसेंस। नॉनसेंस ही सही। अब आप यह बताइए कि आज शाम आप हर क्षण यहीं थी? यह सवाल सुनते ही वृद्धा का चेहरा लाल हो गया। उसने कोई सख्त बात कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन प्रभुदयाल पहले ही बोल पड़ा। भार्गव, मैं इनके साथ बेअदबी से पेश नहीं आना चाहता। तुम इनके वकील हो। तुम्हें इन्हें समझाओ कि कत्ल के केस में हर संबंधित व्यक्ति से सवाल पूछने जरूरी होते हैं। इन्हें यह भी समझाओ कि ये या इनके परिवार का कोई और सदस्य इस वक्त मेरे सवालों का जवाब देने से इनकार कर सकता है, लेकिन आगे चलकर यह इनकार इनके लिए बहुत दुखदायी साबित हो सकता है। मैं इन लोगों की सहूलियत के लिए यहाँ आया हूँ। अगर इन लोगों ने असहयोग का यह रवैया अख्तियार करना है तो मैं अपनी यहाँ मौजूदगी जरूरी नहीं समझता, लेकिन फिर मैं इन लोगों की कहीं और मौजूदगी जरूरी समझ सकता हूँ। प्रभुदयाल उठकर खड़ा हो गया। उसने एक सख्त निगाह बारी बारी सब पर फिराई और फिर बोला, जलूस निकल जाएगा देवियों और सज्जनों। प्रभुदयाल को उठता देखकर बंसल भी उठ खड़ा हुआ। आप लोग बैठिए। सुरेश भार्गव जल्दी से बोला, बैठिए आप लोग, प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर। प्रभुदयाल और बंसल फिर बैठ गए। सुरेश भार्गव जानकी देवी की ओर झुका और उसे जल्दी जल्दी कुछ कहने लगा। वृद्धा के चेहरे ने कई रंग बदले। अंत में वह कठिन स्वर में बोली, आज मैं हर क्षण यहीं थी। मैं हमेशा यहीं होती हूँ। मैं कहीं आती जाती नहीं। मैंने देव और ज्योत्सना के साथ डिनर लिया था और फिर अपने बेडरूम में चली गई थी। प्रभुदयाल देव कुमार की तरफ आकर्षित हुआ। देव कुमार एक लगभग 40 साल का तंदुरुस्त आदमी था और शक्ल सूरत में बिल्कुल अपनी मां पर गया था। उसने बताया कि डिनर के बाद वह अपने मोतीलाल इंडस्ट्रीज के ऑफिस में गया था। कितने बजे? प्रभुदयाल ने पूछा। कोई 8 बजे मैं यहाँ से रवाना हुआ था। देव कुमार बोला, मैं अभी आप लोगों के यहाँ आने से थोड़ी देर पहले ही वापस लौटा हूँ। प्रभुदयाल ज्योत्सना की तरफ घूमा। ज्योत्सना ने बताया कि वह डिनर के बाद थोड़ी देर टेलीविज़न देखती रही थी। फिर 8:30 बजे के करीब वह बाहर गई थी। कहाँ गई थी आप? प्रभुदयाल ने पूछा। कहीं भी नहीं, वह बोली। मैं तो यूं ही घूमने की नीयत से बाहर निकली थी। मैं ताज़ी हवा खाना चाहती थी। बारिश में? उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी। बारिश तो तब शुरू हुई थी जब मैं वापस लौट रही थी। घूमने आप किसी विशेष जगह गई थी? नहीं, मैं तो घर से निकली थी और जब तक मूड किया चलती रही। फिर जब मैं बोर हो गई तो वापस लौट आई थी। तकरीबन कितना अरसा आप यहाँ से बाहर रही थी? कोई 1.25 घंटा। मैं 9:15 बजे के करीब वापस लौटी थी। प्रभुदयाल ने गंभीरता से हुंकार भरी। वह कुछ क्षण खामोश रहा और फिर मोहिनी की तरफ घूमा और बोला, आप डिनर के समय घर पर नहीं थी? मोहिनी मुस्कुराई। वह उम्र में ज्योत्सना से कुछ साल बड़ी जरूर थी, लेकिन खूबसूरती में वह उससे किसी कदर कम नहीं थी। वह बड़ी मीठी आवाज में बोली, जी नहीं, डिनर के वक्त
मैं घर पर नहीं थी। आप उस दौरान कहाँ थी? होटल शाहजहां के रेस्टोरेंट मुमताज में। अकेली? केवल एक क्षण के लिए मोहिनी के चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव उभरे और गायब हो गए। फिर वह सुसंयम स्वर में बोली, जी हाँ, दरअसल आज शाम मेरा अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा झगड़ा हो गया था। इस वजह से डिनर के समय से पहले ही मैं घर से निकल गई थी। लेकिन डिनर मैंने कहीं तो लेना ही था, इसलिए मैं मुमताज में जा बैठी थी। सुनील को वह साफ झूठ बोलती लगी। उसने बड़े ध्यान से प्रभुदयाल की तरफ देखा, लेकिन प्रभुदयाल पर उसे मोहिनी के उस जवाब की कोई प्रतिक्रिया न दिखाई दी। उसका ध्यान मोहिनी की तरफ से हट भी चुका था और अब वह पहले ही जैसे सवाल किरण कुमार से पूछ रहा था। सुनील ने नोट किया था कि जब से वे वहां पहुंचे थे तब से कई बार किरण कुमार और ज्योत्सना की निगाहें मिल चुकी थी। किरण कुमार की निगाह जब भी ज्योत्सना पर पड़ती थी, उसके चेहरे पर एक बड़ी रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट पैदा होती थी और फौरन लुप्त हो जाती थी। सुनील को लगा कि दोनों में कोई सांठ-गांठ थी जरूर। किरण कुमार ने बताया कि 6 बजे तक वह मेहता रोड पर स्थित अपनी ट्रेवल एजेंसी के ऑफिस में था। उसके बाद वह अपने एक दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में चला गया था। 8:30 बजे अपने दोस्त से अलग होकर वह वापस अपने ऑफिस में आया था। वहां वह कोई आधा घंटा और ठहरा था। वहां से वह सीधा लीडो में गया था। जहां तक उसे याद था वह 9:15 बजे लीडो पहुंचा था। अंत में प्रभुदयाल सुरेश भार्गव की तरफ घूमा। वकील साहब, वह बोला, अब आप भी अपने बारे में कुछ कह डालिए। मैं? सुरेश भार्गव हड़बड़ाकर बोला, जी हाँ, आप। मैं 7 बजे तक तो अपने दफ्तर में ही था। उसके बाद मैं डिनर के लिए गया था। कहाँ? किसके साथ? सुरेश भार्गव हिचकिचाया। यह याद रखिएगा कि जो जवाब आप मुझे देंगे मैं उसे चेक भी करवाऊंगा। प्रभुदयाल चेतावनी भरे स्वर में बोला। इंस्पेक्टर साहब, वह संकोचपूर्ण स्वर में बोला, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बाद में। बेहतर, लेकिन इतना अभी बताइए कि 8:30 बजे आप कहाँ थे? 8:30 बजे मैं अपने एक दोस्त के घर नेपियन हिल गया था, लेकिन मैंने उसके घर को ताला लगा पाया था। वहां से मैं वापस अपने ऑफिस में आ गया था। फिर मुझे दीनानाथ से निर्धारित अपनी मुलाकात की याद आ गई थी और मैं मैजेस्टिक सर्कल पहुंच गया था। प्रभुदयाल ने सहमति में सिर हिलाया। फिर वह उठ खड़ा हुआ और गंभीर स्वर में बोला, आप लोगों ने मुझे जो सहयोग दिया उसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। जाने से पहले मैं एक बात आप लोगों से ज़रूर कहना चाहता हूँ। अपने बयान में अगर आप लोगों में से किसी ने झूठ बोला है तो विश्वास जानिए कि वह झूठ ज़रूर पकड़ा जाएगा। आप सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। मुझे उम्मीद है कि पुलिस से झूठ बोलने का नतीजा आप बखूबी समझते होंगे। कोई कुछ न बोला। बहरहाल सहयोग के लिए एक बार फिर से शुक्रिया, प्रभुदयाल बोला। वह घूमा और वापस चल दिया। सुनील, बंसल और दर्शन लाल उसके पीछे पीछे चल दिए। वे हॉल से बाहर निकले ही थे कि कोठी के उसी नौकर के साथ जिसने मुख्य द्वार खोला था, प्रभुदयाल का एक हवलदार उन्हें अपनी ओर आता दिखाई दिया। प्रभुदयाल ठिठका। क्या बात है? उसने पूछा। साहब, हवलदार बोला, अभी अभी वायरलेस सेट पर संदेशा मिला है कि कमर्शियल स्ट्रीट में रीता खोसला पर किन्हीं बदमाशों ने आक्रमण करके उससे उसका हैंडबैग छीन लिया है। रीता खोसला? प्रभुदयाल के माथे पर बल पड़ गए। कौन रीता खोसला? यह तो मुझे मालूम नहीं साहब, हवलदार बोला। प्रभु, सुनील बोला, रीता खोसला उस टाइपिस्ट का नाम है जो दीनानाथ की रिपोर्ट टाइप किया करती थी। ओह, प्रभुदयाल बोला, फिर तो उस पर हुए आक्रमण का भी जरूर कोई गहरा मतलब होगा। मुझे फौरन वहां पहुंचना होगा। सब तेजी से इमारत से बाहर निकले। प्रभुदयाल अपने मातहतों के साथ अपनी जीप में सवार हुआ और वहां से रवाना हो गया। पीछे कंपाउंड में सुनील और दर्शन लाल खड़े रह गए। देखा पुलिस वालों का हाल, सुनील बोला। अब हमारी जरूरत नहीं रही तो कैसे पल्ला झाड़कर भागे हैं, राम सलाम तक नहीं करके गए। दर्शन लाल ने बड़ी संजीदगी से सहमति में गर्दन हिलाई। अब तुम कहाँ जाओगे? सुनील ने उससे पूछा। घर ही जाऊंगा, दर्शन लाल बोला। तुम कहाँ जाओगे? कमर्शियल स्ट्रीट, इस इंस्पेक्टर के घोड़े के पीछे। रीता खोसला पर क्या बीती है मालूम करना होगा। नौकरी जो ठहरी।
मैं रास्ते में कहीं उतर जाऊंगा। घर है कहाँ तुम्हारा? धर्मपुरे में। ठीक है, चलो। दोनों कार तक पहुंचे। सुनील ने कार का अगला दरवाजा खोला। अगली सीट पर पड़ी दोनों बरसातियां उठाकर उसने पिछली सीट पर डाल दी। फिर सुनील कार में स्टीयरिंग के पीछे बैठ गया। दर्शन लाल उसकी बगल में आ बैठा। कार वहां से रवाना हो गई। सुनील ने अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला। उसने एक सिगरेट दर्शन लाल को ऑफर किया, लेकिन उसने वह न लिया। वही सिगरेट सुनील ने अपने होठों में लगाकर सुलगा लिया। लिंक रोड हमारे रास्ते में आएगी, सुनील बोला। क्यों ना इंपीरियल चला जाए और ब्रिजभूषण से एक मुलाकात कर ली जाए। किस लिए? कुछ पूछेंगे उससे। शायद कोई ऐसी बात हाथ लग जाए जिससे दीनानाथ की हत्या पर कोई प्रकाश पड़ सके। वह ऐसा क्या बता सकता है? शायद कुछ बता सकता हो। एक प्रकार से वह भी तो अग्रवाल परिवार से संबंधित है। देख लेना, बाद में इंस्पेक्टर प्रभुदयाल उसे भी वैसे ही टटोलेगा जैसे उसने बाकी परिवार को और उसके वकील को टटोला है। ठीक है, मैंने कभी ब्रिजभूषण की सूरत नहीं देखी। तुम उसे पहचानते हो? इस वक्त तुम्हारा साथ मेरे लिए सहूलियत की बात हो सकती है। दर्शन लाल खामोश रहा। दर्शन लाल, सुनील ने पूछा, दीनानाथ तो मर गया, अब तुम क्या करोगे? सबसे पहले तो मैं जी जान से दीनानाथ के हत्यारे को तलाश करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद ही कुछ सोचूंगा कि क्या करूंगा। दीनानाथ का धंधा तो तुम चलाओगे ना? यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि दीनानाथ के बिना यह धंधा चलाना मेरे बस की बात होगी या नहीं। तभी गाड़ी लिंक रोड पर पहुंची। सुनील ने उसे इंपीरियल के कंपाउंड में ले जाकर खड़ा किया। दोनों बाहर निकले और होटल में दाखिल हुए। वे रिसेप्शन की ओर बढ़े। सुनील, दर्शन लाल ने एकाएक सुनील की बाहें थाम ली। ब्रिजभूषण तो वो बैठा है। सुनील ने देखा। दर्शन लाल लॉबी में बिछी कुर्सियों में से एक पर बैठे एक लगभग 40 साल के सूट बूटधारी तंदुरुस्त और आकर्षक व्यक्ति की तरफ संकेत कर रहा था। सुनील समीप पहुंचा तो उसे देखा कि उसी व्यक्तित्व का आकर्षण सरासर बनावटी था और उसके चेहरे पर शालीनता की कम और काइयापन की ज्यादा झलक थी। दोनों उसके सामने जा खड़े हुए तो ब्रिजभूषण ने उस अखबार पर से सिर उठाया जिसे कि वह पढ़ रहा था। मिस्टर ब्रिजभूषण, सुनील मधुर स्वर में बोला, मेरा ही नाम है। मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ। ये मेरे दोस्त दर्शन लाल हैं। हम आपसे 1 मिनट बात करना चाहते हैं। किस सिलसिले में? वह भी बताएंगे जनाब। बैठिए। शुक्रिया। दोनों ब्रिजभूषण के सामने बैठ गए। ब्रिजभूषण ने अखबार एक और रख दिया। उसकी प्रश्न सूचक निगाह कभी सुनील पर और कभी दर्शन लाल पर फिरने लगी। आप दीनानाथ को जानते हैं? सुनील ने पूछा। कौन दीनानाथ? प्राइवेट डिटेक्टिव। न, मैं किसी दीनानाथ को नहीं जानता। आपकी जानकारी के लिए उसका कत्ल हो गया है। हो गया होगा, उससे मेरा क्या रिश्ता? आपका ऐसे कुछ लोगों से रिश्ता था जिन्हें आप जानते हैं, जिनसे आप संबंधित हैं। किससे? अग्रवाल परिवार से। वह जानकी देवी अग्रवाल के लिए काम कर रहा था। हमें मालूम हुआ है कि आपका उस परिवार से रिश्ता है। परिवार से नहीं, परिवार के सिर्फ एक सदस्य से। ज्योत्सना से? ब्रिजभूषण ने हैरानी से सुनील की ओर देखा। आप ज्योत्सना के मौसेरे भाई हैं? तुम कैसे जानते हो? ज्योत्सना का पति राम कुमार अपनी जिंदगी में मेरे अच्छे दोस्तों में से था। मैं सारे परिवार को जानता हूँ। ओह ब्रिजभूषण जी, दीनानाथ के कत्ल की तफ्तीश के सिलसिले में पुलिस आपके पास निश्चित रूप से पहुंचेगी और आपसे तकरीबन वही सवाल पूछेगी जो इस वक्त मेरे भी जहन में है। आप मेरे सवालों का जवाब देने से इनकार कर सकते हैं, लेकिन पुलिस के सवालों का जवाब देने से इनकार आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं तुम्हारे ही सवालों के जवाब देने से इनकार क्यों करूंगा? मैंने सोचा शायद आप करें। क्या पूछना चाहते हो तुम? आज शाम को आप कहाँ थे? उस आदमी की, दीनानाथ की हत्या आज शाम को हुई है? जी हाँ। फिर तो तुम्हारा सवाल इस बात की ओर इशारा करता है कि हत्या का संदेह मुझ पर भी किया जा सकता है। आपने बात को एकदम ठीक समझा है। यह बड़ा नाजुक सवाल है, इसलिए मैंने सोचा था कि शायद आप मेरे सवालों का जवाब देना पसंद न करें। मैं शाम 5 बजे तक रेस कोर्स में था, वह निसंकोच बोला। 6 बजे मैं यहाँ वापस आया था
और कमरे में बैठा ड्रिंक करता रहा था और नॉवल पढ़ता रहा था। 9 बजे मैं यहाँ से दोबारा बाहर निकला था और लीडो में गया था। उस वक्त बारिश हो रही थी। बारिश बस शुरू ही हुई थी उस वक्त। आप काम क्या करते हैं? मैं एक्टर हूँ, वह गर्वपूर्ण स्वर में बोला। अच्छी कमाई है आपको इस धंधे से? अभी नहीं है, बृजभूषण हिचकिचाता हुआ बोला, लेकिन होने की पूरी उम्मीद है। दरअसल मैं स्टेज एक्टर हूँ और फिल्मों में काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। अभिनय का मुझे अच्छा तजुर्बा है, इसलिए काम तो मुझे मिल ही जाएगा। आजकल सिलसिला कैसा चल रहा है? अभी तो, वह पूर्वता हिचकिचाता हुआ बोला, ज्योत्सना ही मेरी मदद कर रही है। आई सी, आप अपनी बहन से मिलने मुगल बाग तो अक्सर जाते रहते होंगे? नहीं, मैं 1-2 बार वहां गया था, लेकिन मुझे लगा था कि जानकी देवी जी को मेरा वहां आना जाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने वहां जाना बंद कर दिया था। सुनील कुछ क्षण बैठा रहा और फिर उठ खड़ा हुआ। सहयोग के लिए धन्यवाद मिस्टर बृजभूषण, वह उससे हाथ मिलाता हुआ बोला। बृजभूषण अर्थहीन ढंग से मुस्कुराया। दर्शन लाल ने भी उससे हाथ मिलाया और फिर वह और सुनील वहां से विदा हो गए। सुनील की कमर्शियल स्ट्रीट पहुंचने तक पुलिस वहां से विदा हो चुकी थी। उसने 16 नंबर इमारत के सामने कार खड़ी की और बाहर निकला। दर्शन लाल रास्ते में ही कार से उतर गया था, इसलिए उस वक्त वह अकेला था। दीनानाथ के फ्लैट पर सुनील पहले भी कई बार आ चुका था, लेकिन उस रोज से पहले उसे मालूम नहीं था कि उसी इमारत में ब्लास्ट की कोई स्टेनो भी रहती थी। वह तीसरी मंजिल पर पहुंचा। दरवाजा खुद रीता ने खोला। उसकी सूरत से साफ जाहिर हो रहा था कि वह अभी अभी रोकर हटी थी। वह एक लगभग 22 साल की साधारण शक्ल सूरत वाली दुबली पतली लड़की थी। सुनील ने उसे अक्सर ब्लास्ट के ऑफिस में देखा था, लेकिन आज तक कभी उससे वार्तालाप की नौबत नहीं आई थी। मुझे पहचाना? सुनील ने पूछा। जी हाँ, वह बोली। तशरीफ लाइए। सुनील उसके साथ फ्लैट में दाखिल हुआ। रीता ने उसे बैठक में बिठाया। वह स्वयं भी उसके सामने बैठ गई। तुम यहाँ अकेली रहती हो? सुनील ने पूछा। जी नहीं, वह बोली, मेरी माँ मेरे साथ रहती है, लेकिन आजकल मैं यहाँ अकेली हूँ। माँ आजकल एक शादी में मुरादाबाद गई हुई है। तुम्हें दीनानाथ की मौत की खबर लगी? एकाएक वह रोने लगी। हौसला रखो रीता, खामोश हो जाओ। रीता ने अपने आंसू पोंछे। वह गंभीर स्वर में बोली, कितने अच्छे आदमी थे दीनानाथ जी, क्यों किसी ने मार डाला उन्हें? सब प्रारब्ध का चक्कर है। वह खामोश रही। पुलिस यहाँ आई थी? सुनील ने पूछा। रीता ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे मालूम हुआ है कि कुछ बदमाशों ने तुम पर आक्रमण करके तुम्हारा हैंडबैग छीन लिया। हाँ, किस्सा क्या है? आज मैं ऑफिस से ही एक सहेली के साथ फिल्म देखने चली गई थी। 9:30 बजे मैं यहाँ वापस पहुँची थी। मैं इमारत के भीतर दाखिल ही हुई थी कि 2 आदमी मुझ पर झपट पड़े थे। मेरे ख्याल से वे सीढ़ियों के नीचे छिपे हुए थे और मेरे ही इंतजार में वहाँ मौजूद थे। उन्होंने मुझे दबोच लिया था। एक ने मेरा मुंह बंद कर दिया था और दूसरे ने मेरे हाथ से मेरा हैंडबैग झपट लिया था। फिर उन्होंने मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया था और यहाँ से भाग गए थे। तुमने शोर नहीं मचाया था? मचाया था। यहाँ काफ़ी लोग जमा हो गए थे, लेकिन तब तक वे बदमाश यहाँ से रफू चक्कर हो चुके थे। अपने आक्रमणकारियों में से किसी की सूरत देखी थी तुमने? नहीं। तुम्हें चोट वगैरह तो नहीं आई? नहीं। फिर मैं यहाँ पहुँची तो मैंने पाया कि फ्लैट का ताला टूटा पड़ा था। भीतर दाखिल हुई तो देखा कि मेरी गैर हाजिरी में मेरे फ्लैट की भरपूर तलाशी ली गई थी। फिर मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। यहाँ से कोई चीज़ गुम है? नहीं। इसका तो मतलब यह हुआ कि तलाशी लेने वालों को यहाँ किसी खास चीज़ की तलाश थी, जो कि उन्हें मिली नहीं। ऐसा ही लगता है। तुम्हारे ख्याल से ऐसी खास चीज़ क्या हो सकती है? मुझे क्या मालूम भाई साहब। तुम्हारे हैंडबैग में क्या था? कुछ भी नहीं। कॉस्मेटिक्स का कुछ सामान था और 30-40 रुपए थे। आज दीनानाथ से तुम्हारी मुलाकात हुई थी? हाँ, आज सुबह मेरे दफ्तर रवाना होने से पहले वे यहाँ आए थे। वे आज सुबह ही 1 महीने के बाद कहीं बाहर से वापस लौटे थे। बाद में क्या ब्लास्ट के दफ्तर में भी तुम्हारी उनसे मुलाकात हुई थी? नहीं तो वे वहाँ आए थे क्या?
या उन्होंने तुम्हें फ़ोन किया हो कि मेरे केबिन में एक ट्रे में रखी फाइलों के नीचे उनका नाम लिखा एक लिफाफा पड़ा था जो कि तुम वहां से घर लेती आओ। मुझे दीनानाथ जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था भाई साहब। मेरे पास उनका कोई फ़ोन आया ही नहीं था। तुम दीनानाथ की रिपोर्ट टाइप किया करती थी? हाँ। आखिरी बार कोई रिपोर्ट कब टाइप की थी तुमने उसकी? अभी कल ही की थी। कल? लेकिन दीनानाथ तो कल यहाँ नहीं था। वे यहाँ नहीं थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट डाक से यहाँ आई थी। जितना अरसा वे बाहर थे उतने में वे हर हफ्ते अपनी रिपोर्ट यहाँ डाक से भेजा करते थे, जिसे कि मैं टाइप करके संभाल कर रख लेती थी। ऐसा वे इसलिए किया करते थे ताकि सब कुछ मुझे इकट्ठा न करना पड़े और मुझ पर काम का बोझ न पड़े। अब वे रिपोर्ट कहाँ है? दीनानाथ जी के पास। आज सुबह वे टाइप की हुई रिपोर्टें, उनकी मूल प्रतियां, अपना टाइपराइटर वगैरह सब यहाँ से ले गए थे। उन रिपोर्टों में क्या था? मुझे तो मालूम नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर उसका एक एक अक्षर तुमने टाइप किया था। वह एक मशीनी काम था भाई साहब। उसमें दिमाग के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं होती थी। मैं एक अभ्यस्त टाइपिस्ट हूँ। टाइप करते वक्त मेरी उंगलियां बोर्ड पर ज़रूर चलती हैं। मेरी आंखें टाइप किए जाने वाले मटेरियल पर ज़रूर होती हैं, लेकिन मेरा दिमाग कहीं भी हो सकता है। तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि उन रिपोर्टों में क्या था? ना। तुमने दीनानाथ की रिपोर्टों को कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की? आरंभ में एक आध रिपोर्ट पढ़ने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन वह मुझे इतनी बोर लगी कि दोबारा फिर कभी मैंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया था कि रिपोर्टों में क्या होता था। वैसे दीनानाथ जी ने मुझे रिपोर्टें पढ़ने से मना भी किया था। वे कहते थे कि कुछ रिपोर्टें इतनी खतरनाक होती थी कि उनके बारे में कुछ न जानना ही मेरे लिए अच्छा था। यानी कि इस वक्त उन रिपोर्टों से संबंधित कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। वे कार्बन तक नहीं है जो तुमने रिपोर्टें टाइप करने के लिए इस्तेमाल किए थे। कार्बन यहाँ थे, लेकिन उन्हें अभी अभी यहाँ से पुलिस ले गई है। ओह, पुलिस ने तुमसे क्या पूछा था? वही जो आपने पूछा है, और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं अपने दिमाग पर जोर दूं और यह याद करने की भरपूर कोशिश करूं कि उन रिपोर्टों में क्या था। अगर मुझे कुछ याद आ जाए तो मैं फौरन उन्हें खबर करूं। सिर्फ उन्हें ही नहीं, मुझे भी, उनसे पहले मुझे। ओके? ओके। तुम तो खुद अखबार की नौकरी करती हो। ऐसी बातों की अखबार के लिए अहमियत समझाने की मैं नहीं समझता कि तुम्हें ज़रूरत है। आई अंडरस्टैंड। तुम घर में अकेली हो। मेरी राय में आज रात यहाँ अपने साथ सोने के लिए पड़ोस की किसी औरत को बुला लो। आपके ख्याल से वे बदमाश वापस लौट सकते हैं? मुझे उम्मीद नहीं। फिर भी अच्छा है कि आज रात तुम्हारे पास कोई हो। ओह, तुम दरवाजे को मजबूती से भीतर से बंद कर लेना, और अगर तुम्हें कोई मामूली सी भी उल्टी सीधी आहट मिले तो फौरन शोर मचाना शुरू कर देना। भाई साहब, आप तो मुझे डरा रहे हैं। डरने का क्या काम? तुम तो बहादुर लड़की हो। मैं तो सिर्फ सावधान कर रहा हूँ तुम्हें। फोरवॉर्न्ड इज फोरआर्म्ड, रिमेंबर? वह तनिक मुस्कुराई। दीनानाथ का फ्लैट कौन सी मंजिल पर है? पहली पर। पुलिस वहां गई थी? हाँ, पुलिस ने दीनानाथ के फ्लैट की भरपूर तलाशी ली थी, लेकिन मेरे ख्याल से उनके हाथ कुछ नहीं लगा था। पुलिस को दीनानाथ के ब्रीफकेस की खास तलाश थी। क्या वह उन्हें फ्लैट में मिला था? न। उन्होंने फ्लैट का ताला कैसे खोला था? चाबी उनके पास थी। उनके पास दीनानाथ जी की चाबियों का गुच्छा था जो उन्होंने उनकी जेब से निकाला था। हालांकि मेरा ख्याल था कि वे चाबी मुझसे मांगेंगे। तुमसे? सुनील हड़बड़ाकर बोला। दीनानाथ के फ्लैट की चाबी तुम्हारे पास भी है? जी हाँ, उन्होंने अपने फ्लैट की एक चाबी मुझे इसलिए दी हुई है कि जब वे कई दिन के लिए राजनगर से बाहर हों तो मैं उनके पीछे गाहे बगाए उनके फ्लैट की सफाई करवाती रहा करूं। कहाँ है वो चाबी? मैं अभी लाती हूँ। वह बगल के कमरे में गई और एक चाबी लेकर वापस लौटी। एक चक्कर दीनानाथ के फ्लैट में मैं भी लगाना चाहता हूँ, सुनील बोला। हो सकता है कोई सूत्र जो पुलिस की निगाहों में न आया हो वह मेरी निगाह में आ जाए और हमें दीनानाथ की हत्या के बारे में कुछ मालूम हो सके। लेकिन पुलिस दीनानाथ के फ्लैट में मेरा जाना पसंद नहीं करेगी, इसलिए यह ज़रूरी है कि मैं यह काम चुपचाप करूं और तुम किसी को न बताओ कि तुमने मुझे उसके फ्लैट की चाबी दी थी। मैं नहीं बताऊंगी। थैंक यू, सुनील उठता हुआ बोला।
मैं अभी वापस आता हूँ। ठीक है। सुनील कुछ क्षण ठिठका सा खड़ा रहा और फिर बोला, देखो रीता, साधारण वार्तालाप के दौरान भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनकी कहने वाले के लिए तो बहुत अहमियत होती है, लेकिन सुनने वाले के लिए कोई अहमियत नहीं होती। दीनानाथ की तुमसे काफ़ी कम्युनिकेशन थी। ऐसे में आदमी कई बार अपना दिल हल्का करने के लिए ही कुछ ऐसी बातें कर देता है जो उसके दिल पर, उसके विवेक पर बोझ बनी हुई होती हैं। तुम दिमाग पर जोर दो और ज़रूरी या गैर ज़रूरी हर वह बात याद करने की कोशिश करो जो आज सुबह दीनानाथ के मुंह से निकली थी। अच्छा, मैं अभी आता हूँ। सुनील वहां से बाहर निकला। 2 मंजिल सीढ़ियां उतरकर वह पहली मंजिल पर स्थित दीनानाथ के फ्लैट के सामने पहुंचा। गनीमत थी कि वहां पहरेदारी के लिए कोई संतरी तैनात नहीं था और फ्लैट को सील नहीं किया गया था। सुनील को पुलिस की दक्षता पर कोई संदेह नहीं था। उसे विश्वास था कि अगर वहां की तलाशी इंस्पेक्टर प्रभुदयाल की देखरेख में हुई थी और उसे वहां से कुछ हासिल नहीं हुआ था, तो निश्चय ही वहां हासिल होने लायक कुछ नहीं था। सुनील वहां पर केवल एक स्थान पर निगाह डालना चाहता था। दीनानाथ के बेडरूम में एक दराजों वाली राइटिंग टेबल थी। एक बार सुनील ने खुद अपनी आंखों से दीनानाथ को मेज का सबसे नीचे का दराज पूरा बाहर निकालकर उसके तले के नीचे और दराजों के बक्से के ऊपर की थोड़ी सी जगह में कुछ रखते देखा था। पता नहीं पुलिस को वहां झांकना सूझा था या नहीं। उसने चाबी लगाकर ताला खोला और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा बिना आवाज किए खुल गया। उसने भीतर कदम रखा। अपने पीछे उसने दरवाजा बंद कर दिया और चिटकनी चढ़ा दी। फिर उसने बिजली के स्विच की तरफ हाथ बढ़ाया। एकाएक वह ठिठक गया। उसका हाथ रास्ते में ही रुक गया। उसके कान खड़े हो गए। हालांकि कोई साफ साफ आवाज उसने नहीं सुनी थी, लेकिन उसका दिल गवाही दे रहा था कि फ्लैट में कोई था। क्या उसे वहम हुआ था? उसने सांस रोक ली। वह दबे पांव दीवार के साथ साथ दरवाजे से परे बाईं ओर सरकने लगा। अंधकार में कहीं से एक हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। तो यह उसका वहम नहीं था। फ्लैट में वाकई कोई था, लेकिन कहाँ? फ्लैट उसका देखा भाला था, इसलिए अंधेरे में भी उसे हरकत की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। वह परली दीवार के समीप पहुंचा। वहां से वह बेडरूम में खुले दरवाजे से भीतर झांक सकता था। उसे यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि बेडरूम के पिछवाड़े की एक खिड़की खुली थी। खिड़की खुली भी उसे इसलिए पता लगी थी क्योंकि उसमें से भीतर हल्की सी रोशनी आ रही थी, जो कि खिड़की बंद होने की सूरत में न आती। क्या वह खिड़की पुलिस खुली छोड़ गई थी? वह दीवार के साथ सरकता हुआ बेडरूम की चौखट तक पहुंचा। उसने गर्दन आगे बढ़ाकर सावधानी से भीतर बेडरूम में झांका। वहां इतना प्रकाश नहीं था कि भीतर कुछ दिखाई दे पाता। वह आर्ट लेने की कोशिश में कान खड़े किए रहा। कुछ सुनाई न दिया। बड़ी सावधानी से उसने बेडरूम की चौखट से भीतर कदम रखा। एक फायर हुआ। सुनील ने एक ओर को कलाबाजी खाई और स्वयं को बैठक के फर्श पर दीवार की ओट में गिरा दिया। गोली चलने की आवाज बंद फ्लैट में बड़ी जोर से गूंजी। भीतर बेडरूम से फर्श पर धम धम पड़ते कदमों की आवाज आई। सुनील ने हिम्मत करके दरवाजे से भीतर झांका। खुली खिड़की के पास उसे एक साया दिखाई दिया, जो उसके देखते देखते चौखट पर चढ़कर बाहर कूद गया। सुनील झपट कर उठा और बेडरूम में दाखिल हुआ। उसने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका। बाहर खिड़की की बगल से ही परनाले का पाइप गुजरता था। सुनील ने देखा, उस परनाले को पकड़कर वह साया बंदर की तरह नीचे फिसल रहा था। उसके देखते देखते साया गली में उतरा और फिर बगुले की तरह अंधेरी गली में एक और भागा। सुनील उसे रोकने के लिए कुछ न कर सकता था। शोर मचाने पर उसे दीनानाथ के फ्लैट में खुद अपनी मौजूदगी की सफाई देनी पड़ती। उसके पीछे भागने पर वह फिर साये की गोली का शिकार हो सकता था। उसने देखा, खिड़की का एक शीशा कटा हुआ था। प्रत्यक्षतः वह शीशा बाहर की तरफ से काटा गया था और फिर उसी में से हाथ डालकर भीतर की चिटकनी खोल ली गई थी। उसने खिड़की बंद करके चिटकनी लगाई और उसके आगे पर्दा खींच दिया। उसने बेडरूम की बत्ती जलाई। कमरे में प्रकाश फैल गया। उसे फ्लैट में कहीं किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं दिखाई दी। या तो चोर ने वहां की तलाशी
बड़ी सावधानी से ली थी, और या फिर अभी वह भीतर दाखिल ही हुआ था कि सुनील वहां पहुंच गया था और उसे तलाशी लेने का मौका नहीं मिला था। सुनील एक कोने में लगी राइटिंग टेबल के पास पहुंचा। उसने देखा मेज को ताला नहीं लगा हुआ था। उसने सबसे नीचे का दराज बाहर खींचा। दराज एक हद तक बाहर निकला और फिर फ्रेम में कहीं अटक गया। उसने दराज के भीतर हाथ डालकर उसको फ्रेम में अटकाने वाले उसके दोनों तरफ के खटके वापस खींचे। अब दराज बड़ी सहूलियत से बाहर निकल आया। उसने दराजों के बक्से के तले में झांका। भीतर एक बड़ा सा खाकी रंग का लिफाफा पड़ा था। सुनील का दिल धड़कने लगा। क्या वह वही लिफाफा था जिसमें जानकी देवी के केस से संबंधित कागजात थे? उसने बड़े व्यग्र भाव से लिफाफा उठाया, लेकिन लिफाफा हाथ में आते ही उसके वजन से ही सुनील समझ गया कि वह लिफाफा नहीं था। उसने लिफाफा खोला और भीतर मौजूद चीजों का मुआयना किया। भीतर एक सेविंग बैंक अकाउंट की पासबुक थी, जिसके अनुसार दीनानाथ के अकाउंट में लगभग 16,000 रुपए जमा थे। एक 20,000 की इंश्योरेंस पॉलिसी थी जो अगले साल मैच्योर होने वाली थी। नॉमिनी की जगह सुमित्रा देवी का नाम लिखा था, जो शायद दीनानाथ की लड़की थी। एक वसीयत थी जिसके अनुसार उसने अपनी सारी चल अचल संपत्ति अपनी इकलौती औलाद सुमित्रा देवी के नाम की थी। वसीयत में सुमित्रा देवी का इलाहाबाद का पता भी लिखा था। उसने तमाम कागजात वापस लिफाफे में बंद किए और लिफाफा यथास्थान रखकर दराज वापस मेज में लगा दिया। वह उठ खड़ा हुआ। वहां आने का उसे केवल इतना फायदा हुआ था कि उसे दीनानाथ के इकलौते रिश्तेदार उसकी लड़की का पता मालूम हो गया था। उसने बत्ती बुझाई और फ्लैट से बाहर निकला। उसने फ्लैट को ताला लगाया और वापस रीता खोसला के फ्लैट में पहुंचा। उसने चाबी रीता को वापस सौंप दी और पूछा, कुछ याद आया? भाई साहब, रीता गंभीर स्वर में बोली, मुझे याद पड़ रहा है कि आज सुबह जब दीनानाथ जी यहाँ आए थे तो उनकी नगर से 1 महीने की गैर हाजिरी के बारे में कुछ बातें हुई थी। मैंने उनसे पूछा था कि इतना अरसा वे कहाँ रहे थे और क्या करते थे। उन्होंने बताया था वे एक केस की तफ्तीश के सिलसिले में कई शहरों में घूमते रहे थे। उन्होंने कहा था कि वह उनके करियर का सबसे बड़ा केस था। उन्हें उसके लिए एक बेहद मोटी फीस मिली थी, लेकिन फिर भी वे नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई केस फिर कभी उनके पल्ले पड़ता। क्यों? उन्होंने कहा था कि वे अच्छे भले इज्जतदार लोगों की जिंदगियों के पखे उधेड़ने जैसा काम था, जिसे करने से उन्हें अपनी अंतर आत्मा पर बोझ सा महसूस होने लगा था। वे कहते थे कि केस की तफ्तीश उन्होंने इसलिए अपने हाथ में ली थी क्योंकि उन्हें उस माँ से हमदर्दी थी जो अपनी औलाद से परेशान थी। लेकिन अब उन्हें लग रहा था कि नुक्स माँ में था। माँ ने औलाद पर ऐसा अंकुश रखा हुआ था कि औलाद का सांस लेना दूभर था। लेकिन वे कहते थे कि अपने बालिग बाल बच्चों की जिंदगियों में बेजा दखल देने की अब उसे सजा मिलने वाली थी। अब उसे यह मालूम होने वाला था कि उसके एक लड़के ने ऐसी शादी की थी जिसकी उसे भनक तक नहीं थी। उसकी एक बहू कानूनी तौर पर उसकी बहू थी ही नहीं, और दूसरी 1 महीना अकेली गोवा के एक ऐसे होटल में रही थी जहाँ की उसके परिवार का वकील भी ठहरा हुआ था, और दोनों की एक ही होटल में मौजूदगी कोई इत्तेफाक भी नहीं थी। दीनानाथ ने बड़े खेद के साथ कहा था कि उनकी रिपोर्ट उनके क्लाइंट के पास पहुंचने के बाद कई जिंदगियों में भयंकर तूफान आने वाला था। वे कहते थे कि उनका जी तो चाहता है कि वे तमाम रिपोर्टों को आग लगा दें और अपने क्लाइंट से हासिल हुई फीस उसे वापस कर दें, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते थे। अपनी विधवा बेटी और उसके बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी जो थी उन पर। अपनी बेटी का जिक्र वे तुमसे किया करते थे? हाँ, अक्सर। तुम्हें मालूम है वह कहाँ रहती थी? पुलिस ने भी मुझसे यह सवाल पूछा था। भाई साहब, मुझे केवल इतना मालूम है कि वह इलाहाबाद में रहती है, लेकिन मुझे उसका पता नहीं मालूम। पता तुम्हें अब याद आ गया है? जी, उसका पता है मकान नंबर 4655, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद। तुम पुलिस को अभी कहीं से फोन करके यह पता बता दो ताकि वे दीनानाथ की लड़की को दीनानाथ की मौत की खबर कर सकें। तुम कहना कि पता तुम्हें अभी याद आया है। रीता ने सहमति में सिर हिलाया। लड़की का नाम तो मालूम है तुम्हें? हाँ, सुमित्रा देवी।
गुड। और कल सुबह पुलिस हेडक्वार्टर इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के पास चली जाना। एक तो अभी जो कुछ तुमने मुझे बताया है वह उसे बताकर आना, और दूसरे उन्हें कहना कि दीनानाथ अपनी राइटिंग टेबल के सबसे नीचे वाले दराज के नीचे भी कुछ जरूरी कागजात रखा करता था। तुम उनसे पूछना वे कागजात उनके हाथ लगे हैं या नहीं। अच्छा, कागजात उनके हाथ नहीं लगे हैं, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर जब वे मेज को दोबारा टटोलने आएंगे तो लग जाएंगे। ये जरूरी कागजात हैं, सुमित्रा के हित में जिनका प्रकाश में आना जरूरी है। ठीक है। रीता ने सुनील से यह नहीं पूछा कि उसको उन कागजात की कैसे खबर थी। शायद वह समझ गई थी कि ऐसे ही किसी चीज की तलाश में वह उससे दीनानाथ के फ्लैट की चाबी लेकर गया था। अब मैं चलता हूँ। रीता ने सहमति में सिर हिला दिया। पुलिस को फोन करना ना भूलना। नहीं भूलूंगी। बगल के फ्लैट में फोन है, मैं अभी कराती हूँ। गुड। सुनील वहां से विदा हो गया। वह सीधा ब्लास्ट के ऑफिस में पहुंचा। उसने कार को कारपूल में वापस जमा कराया, अपने केबिन में जाकर अपनी रिपोर्ट लिखी और उसे राय के पास भिजवाकर वहां से बाहर निकल आया। बारिश उस वक्त भी बंद थी। अपनी बरसाती अपनी बाह पर डाले वह एक स्कूटर में सवार हुआ और बैंक स्ट्रीट पहुंचा। अपने फ्लैट का ताला खोलकर वह भीतर दाखिल हुआ। उसने बरसाती एक और सोफे पर उछाल दी और बत्ती जलाई। कमरे में प्रकाश फैल गया। वह दरवाजा बंद करने के लिए घूमा, लेकिन उसका हाथ दरवाजे तक पहुंचने से भी पहले दरवाजे की बाहर से एक जोर का धक्का पड़ा। दरवाजे का पल्ला भड़ाक से दीवार के साथ टकराया और दो आदमी आनन फानन भीतर घुस आए। एक के हाथ में रिवॉल्वर थी। सुनील ने देखा, उसकी नाक टूटी हुई थी। प्रत्यक्षता वे वहीं कहीं छिपे सुनील के आगमन का ही इंतजार कर रहे थे। सुनील को अब फौरन उन दो बदमाशों की याद आई जिन्होंने रीता खोसला पर आक्रमण किया था। पीछे हटो, उनमें से एक ने, जो सिर से गंजा था, सुनील को धमकाया। सुनील 2 कदम पीछे हट गया। कौन हो तुम? सुनील गुस्से में बोला। किसी ने उत्तर देने की कोशिश नहीं की। टूटी नाक वाले ने बिना रिवॉल्वर सुनील की तरफ से हटाए पांव की ठोकर मारकर दरवाजा बंद कर दिया। क्या चाहते हो? सुनील बोला। अपने हाथ ऊपर उठा लो और चुपचाप खड़े हो जाओ, टूटी नाक वाला कठोर स्वर में बोला। सुनील ने हाथ कंधों से तनिक ऊपर उठा लिए। टूटी नाक वाले ने गंजे को संकेत किया। गंजा आगे बढ़ा। वह सुनील के पीछे पहुंचा और बारी बारी उसकी एक एक जेब टटोलने लगा। सुनील की निगाह रिवॉल्वर वाले को परख रही थी। रिवॉल्वर वाला सुनील पर निगाह रखने के स्थान पर उत्सुक भाव से अपने साथी को देख रहा था कि उसकी तलाश का कोई परिणाम निकल रहा था या नहीं। प्रत्यक्षता दादागिरी के ऐसे कामों में वह अभी अनाड़ी था। सुनील की पतलून और कोट की बाहरी जेबें टटोल चुकने के बाद गंजे ने पीछे से ही सुनील की भीतरी जेब में हाथ डाला। सुनील ने एक झटके से अपनी बाह को अपने शरीर के साथ मिलाया तो गंजे की बाह उसके बगल में फंस गई। उसने पूरी शक्ति से गंजे को अपने सामने की तरफ धकेला। उस अप्रत्याशित आक्रमण से हड़बड़ाया हुआ गंजा अपना संतुलन खो बैठा और सीधा अपनी टूटी नाक वाले साथी से जाकर टकराया। टूटी नाक वाले के हाथ से रिवॉल्वर निकलकर हवा में उछली और वह गंजे के साथ उलझा हुआ फर्श पर ढेर हो गया। गंजा रेत के बोरे की तरह उसके ऊपर गिरा। सुनील ने रिवॉल्वर हवा में ही लपक ली। उसने रिवॉल्वर उन दोनों की तरफ तान दी। दोनों हक्के पक्के से उसका मुंह देखने लगे। उठकर खड़े हो जाओ, सुनील कर्कश स्वर में बोला। दोनों ने तुरंत आदेश का पालन किया। मेरी जेबों में किस चीज की तलाश थी तुम्हें? किसी ने उत्तर नहीं दिया। कैमरा फिल्मों की? नेगेटिवों की? वे खामोश रहे। तुम किसके आदमी हो? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? जवाब नदारद। अच्छी बात है प्यारे लालो, यहाँ थोबड़ा बंद रख लो, लेकिन पुलिस वालों के सामने यूं बुत बनकर नहीं खड़े रह पाओगे। दोनों के चेहरे पर घबराहट के भाव और गहरे हो गए, लेकिन जुबान से वे फिर भी कुछ ना बोले। तुम? सुनील गंजे से बोला। उस टेलीफोन से पुलिस थाने को फोन करो। चलो। गंजा अपने साथी से अलग हुआ और सहमता हुआ टेलीफोन के पास पहुंचा। सुनील ने उसे नंबर बताया। उसने नंबर डायल किया। अब टेलीफोन में कहो कि तुम राजनगर के बहुत बड़े दादा हो और इस वक्त अपने से जरा छोटे एक अन्य दादा के साथ बैंक स्ट्रीट की 3 नंबर इमारत में
मिस्टर सुनील कुमार चक्रवर्ती के फ्लैट पर मौजूद हो। आगे पुलिस से कहो कि वे लोग तुम दोनों को बड़ी इज्जत के साथ यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाएं। गंजे के मुंह से बोल न फूटा। सुनील ने आगे बढ़कर उसके हाथ से रिसीवर छीना और उसे दूर अपने साथी के पास जा खड़े होने का आदेश दिया। फिर उसने टेलीफोन में सारी स्थिति बयान की और रिसीवर रख दिया। 5 मिनट बाद पुलिस वहां पहुंच गई। दोनों गिरफ्तार हो गए। इस घटना की इंस्पेक्टर प्रभु दयाल को जरूर खबर देना। सुनील वहां 2 हवलदारों के साथ पहुंचे। एएसआई से बोला, इंस्पेक्टर साहब आजकल जिस केस की तफ्तीश कर रहे हैं, इन दोनों बदमाशों की मौजूदा हरकत का उसके साथ रिश्ता हो सकता है। एएसआई ने सहमति में सिर हिलाया। यह रिवॉल्वर, सुनील ने उसे रिवॉल्वर सौंप दी। इन्हीं की है, इसे भी चेक करवाना कि यह कोई मर्डर वेपन तो नहीं। एएसआई ने फिर सहमति में सिर हिलाया। फिर पुलिस वहां से विदा हो गई। सुनील ने दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। उसने सोफे से अपनी बरसाती उठाई। उसे वार्डरोब में टांगने की नीयत से वह बेडरूम में पहुंचा। उसने वहां की बत्ती जलाई। उसने बरसाती को खोला और उसे एक हैंगर पर लटकाया। तभी उसे बरसाती के पृष्ठभाग पर एक काला सा धब्बा दिखाई दिया। उसने बरसाती को उस स्थान से रगड़कर वह धब्बा मिटाने की कोशिश की, लेकिन धब्बा न मिटा। पता नहीं कहां से लगा था वह धब्बा। वह यह भी फैसला न कर सका कि आज शाम जब उसने वह बरसाती खरीदी थी तो नई खरीदी बरसाती पर ही वह धब्बा मौजूद था या उसकी लापरवाही से वह कहीं से लग गया था। अंत में उसने यही फैसला किया कि वह उसकी लापरवाही का नतीजा था। उसने भी तो बरसाती को बहुत इधर उधर उछाला था। उसने बरसाती को वार्डरोब में टांग दिया। टेलीफोन की बजती हुई घंटे की आवाज से सुनील की नींद खुली। रिसीवर उठाने से पहले उसने घड़ी पर निगाह डाली। 9 बज चुके थे। वह हड़बड़ाकर उठा। इतनी देर सोए रहने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने रिसीवर उठाया और उनिंदे स्वर में बोला, हेलो मिस्टर सुनील। उसके कान में एक स्त्री स्वर पड़ा। हाँ, वह बोला, बोल रहा हूँ। भाई साहब, मैं रीता बोल रही हूँ, रीता खोसला। बोलो रीता, खैरियत तो है? जी हाँ। कहाँ से बोल रही हो? अभी तो अपने घर से ही बोल रही हूँ। कैसे फ़ोन किया? भाई साहब, दीनानाथ जी के कागजात के बारे में मुझे एक बात और याद आई थी। सोचा पुलिस हेडक्वार्टर जाने से पहले आपको बता दूं। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तुमने जो मुझे फ़ोन कर दिया। क्या बात है? कल सुबह जब दीनानाथ जी मेरे पास आए थे तो उनके हाथ में एक ब्रीफकेस था। इत्तेफाक से वह ब्रीफकेस खुल गया था और उसके भीतर के कुछ कागजात बाहर बिखर गए थे। वे कागजात मैंने इकट्ठे करके दीनानाथ जी को वापस सौंपे थे। भाई साहब, मुझे खूब याद पड़ रहा है कि उन कागजात में एक शादी का सर्टिफिकेट था जो बम्बई के किसी कोर्ट द्वारा जारी किया गया था। उस पर सन 1974 की कोई तारीख पड़ी हुई थी और उस पर किसी किरण कुमार अग्रवाल का नाम लिखा हुआ था। रीता, सुनील व्यग्र स्वर में बोला, तुम्हें अच्छी तरह याद है कि उस पर नाम किरण कुमार अग्रवाल का था और वह मैरिज सर्टिफिकेट ही था? जी हाँ। और तो कुछ नहीं, लेकिन भाई साहब, क्या मेरा पुलिस हेडक्वार्टर जाना जरूरी है? वह तो सरासर जरूरी है। पुलिस तुम्हें यह निर्देश जो देकर गई थी कि अगर तुम्हें कोई बात याद आए तो तुम फौरन उन्हें खबर करना। तुम उनके पास नहीं जाओगी तो वे तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। वे बार बार तुम्हारे पास आएंगे और एक ही बात पूछेंगे कि और कुछ याद आया। इसलिए अच्छा तो यही है कि तुम ही वहां हो आओ। वे मुझे तंग तो नहीं करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। वे तो उल्टे तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे कि तुमने इतनी सिविक सेंस दिखाई। ठीक है, मैं जाती हूँ। संबंध विच्छेद हो गया। सुनील ने रिसीवर रख दिया। उसे भी अच्छी तरह याद था कि जिन कागजात की तस्वीरें उसने कल शाम खींची थी उनमें एक शादी का सर्टिफिकेट भी था। फिर रीता के कथनानुसार दीनानाथ ने यह भी कहा था कि उसके क्लाइंट के एक लड़के ने ऐसी शादी की थी जिसकी उसे भनक तक नहीं थी। जरूर दीनानाथ किरण कुमार का ही जिक्र कर रहा था। सुनील नित्य क्रम से निवृत्त हुआ और तैयार होकर अपने फ्लैट से बाहर निकला। वह पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा। इंस्पेक्टर प्रभु दयाल निभा चुकने के बाद सुनील ने पूछा, रीता खोसला यहाँ पहुंची? हाँ, प्रभु दयाल बोला, वह अभी यहीं है। वह ऊपरली मंजिल पर है और एक स्टेनोग्राफर को अपना बयान रिकॉर्ड करा रही है।
लेकिन दीनानाथ के बारे में जो कुछ वह याद आया बताती है वह मेरे पल्ले तो पड़ नहीं रहा। कम से कम एक महत्वपूर्ण बात तो उससे तुम्हें मालूम हुई ही है, उसे दीनानाथ की लड़की का पता याद आ गया है। हाँ, हमने उसकी लड़की को टेलीग्राम दे दिया है। अगर किसी वजह से लड़की को टेलीग्राम न मिल पाया और वह यहाँ न आ पाई तो लाश का क्या होगा? दर्शन लाल ने दरख्वास्त की है कि उस सूरत में दीनानाथ के अंतिम संस्कार के लिए लाश उसके हवाले कर दी जाए। अच्छा, हाँ, वह तो बहुत फिक्रमंद लग रहा था इस बारे में। वह कह रहा था कि अगर दीनानाथ की लड़की यहाँ न पहुँच सकी तो चाहे कुछ हो जाए वह दीनानाथ की लाश को लवारिसों की तरह पुलिस द्वारा नहीं जलाया जाने देगा। बड़ी जिम्मेदारी दिखाई उसने। हाँ, जो 2 आदमी कल रात मेरे फ्लैट में मुझ पर चढ़ दौड़े थे उनकी खबर तो तुम्हें लग ही गई होगी। खबर तो कल रात ही लग गई थी। आज मैं उनसे 2-4 भी हुआ था, लेकिन कमबख्त कुछ बक कर नहीं दे रहे। हैं कौन वे? मामूली बदमाश हैं, भाड़े के टट्टू। हमने रीता खोसला से भी उनका आमना सामना करवाया था, लेकिन वह कहती है कि वह उन्हें नहीं पहचानती। वे दोनों उस पर हमला करने वाले हो भी सकते थे और नहीं भी हो सकते थे, लेकिन उन दोनों का मुझ पर झपटना तो यह साबित करता है कि हत्यारे को दीनानाथ से फिल्म के नेगेटिव हासिल नहीं हुए थे, या शायद हत्यारा तसल्ली कर लेना चाहता था कि ऐसी ही कोई चीज़ तुम्हारे पास भी तो नहीं रह गई थी। हत्यारे ने दीनानाथ की रिपोर्टों के चक्कर में जिस ढंग से उसके दफ्तर से तमाम कागजात साफ किए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि वह नहीं चाहता कि उन रिपोर्टों से संबंधित कुछ भी किसी और के पास होता। इसलिए तुम पर आक्रमण हुआ लगता है, इसलिए रीता खोसला पर आक्रमण हुआ लगता है। इसका मतलब तो यह हुआ कि हत्यारा कोई ऐसा आदमी है जिसे मालूम था कि मैंने नेगेटिव बनाए थे और रीता रिपोर्ट टाइप करती थी। हाँ, और मेरी निगाह में एक ऐसा आदमी है भी। कौन? दर्शन लाल। ना, दर्शन लाल इस तस्वीर में फिट नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि अगर उसे यह मालूम था कि रीता दीनानाथ की रिपोर्ट टाइप करती थी तो उसे यह भी मालूम था कि दीनानाथ उससे रिपोर्ट की मूल प्रतिलिपि, कार्बन प्रतिलिपि सब कुछ वापस ले लेता था। फिर वह रीता पर क्या हासिल होने की उम्मीद में आक्रमण करवाता? दूसरी रिपोर्टों से संबंधित रिकॉर्ड तो ऑफिस में ही होता था। वह दीनानाथ की फाइलिंग कैबिनेट की डुप्लीकेट चाबी बनवा सकता था, उसका ताला तोड़ सकता था और वे रिकॉर्ड हथिया सकता था। कत्ल करने के बाद और पुलिस को खबर करने के बीच के वक्फे में वह बखूबी ऑफिस से जो कुछ चाहता उड़ा सकता था। और सच पूछो तो उसे तो फाइलिंग कैबिनेट का ताला तोड़ने की या उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवाने की भी कहाँ जरूरत थी। चाबियां तो दीनानाथ की जेब में थी, जो तुमने वहां पहुंचकर जेब से निकाली थी। तुमसे पहले चाबियां वह निकाल सकता था और उन्हें इस्तेमाल कर सकता था। तो फिर ऐसा आदमी और कौन हो सकता है? सुरेश भार्गव हो सकता है, अग्रवाल परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है। इनमें से हर किसी को दीनानाथ की कार्य प्रणाली की खबर हो सकती है, या ऐसा कोई और आदमी हो सकता है जिससे कभी दीनानाथ ने या सुरेश भार्गव ने या अग्रवाल परिवार के किसी सदस्य ने इन बातों का जिक्र किया हो। प्रभुदयाल ने चिंतित भाव से सहमति में गर्दन हिलाई। दीनानाथ के ऑफिस से? सुनील ने पूछा। और रीता के फ्लैट से जो कार्बन पेपर तुमने इकट्ठे किए थे, उनसे कुछ पता लगा? ना, वे कार्बन अगर एक ही बार इस्तेमाल किए गए होते तो कुछ क्या, काफ़ी कुछ पता लगता, लेकिन वे तो कई बार के इस्तेमाल किए हुए थे, इसलिए बेकार साबित हुए। बैलिस्टिक एक्सपर्ट की क्या रिपोर्ट है? अभी कोई रिपोर्ट नहीं। अभी घातक गोली बैलिस्टिक एक्सपर्ट को उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्या अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। कल रात डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। पोस्टमार्टम आज होगा, बल्कि इस वक्त हो ही रहा होगा। डॉक्टर लाश की छाती में से घातक गोली निकालकर बैलिस्टिक एक्सपर्ट को देगा तो वह कुछ कर पाएगा। और क्या प्रोग्राम है पुलिस का? क्या कहने, तुम तो मुझसे यूं जवाब तलबी कर रहे हो जैसे तुम मेरे अफसर लगे हुए हो। मैं तो तुम्हारा खादिम हूँ माई बाप। मैं तो अपनी अखबार की ड्यूटी निभा रहा हूँ। पुलिस से मैं ऐसे सवाल नहीं करूँगा तो मेरी नौकरी नहीं छूट जाएगी। नौकरी की जैसे तुम्हें बड़ी परवाह है। नौकरी की तो बड़ी परवाह है माई बाप, अलबत्ता तनख्वाह की नहीं है। प्रभुदयाल तनिक मुस्कुराया। प्रत्यक्षता वह अच्छे मूड में था। मैंने कल रात संबंधित लोगों द्वारा
पुलिस को दिए उनके बयानों को चेक करवाया है। वह बोला, मुझे केवल जानकी देवी का ही कथन सच लगता है कि उसने कल अपनी कोठी से बाहर कदम नहीं रखा था। देव कुमार कहता है कि वह डिनर के बाद अग्रवाल इंडस्ट्रीज के ऑफिस में चला गया था। उसका ऑफिस का चपरासी कहता है कि देव कुमार रात को वहां आया था, लेकिन वह चपरासी किसका है? उसे तनख्वाह किससे मिलती है? देव कुमार से। वह देव कुमार की खातिर क्या इतना मामूली सा झूठ नहीं बोल सकता? सरासर बोल सकता है। ज्योत्सना कहती है कि वह खाना खाकर सैर करने निकल गई थी, लेकिन हकीकतन वह कहीं भी हो सकती थी। उसके पास अपनी बात को सिद्ध करने का कोई साधन नहीं है। घर की दूसरी बहू मोहिनी कहती है कि उसने मुमताज में अकेले डिनर किया था। हमारी तफ्तीश बताती है कि डिनर उसने जरूर मुमताज में किया था, लेकिन अकेले नहीं। किसके साथ थी वह? वकील साहब के साथ। कैसे जाना? सुरेश भार्गव अग्रवाल परिवार के सामने बताना जो नहीं चाहता था कि उसने किसके साथ डिनर किया था। करेक्ट। बाद में उसने खुद बताया था कि कल रात मुमताज में वह मोहिनी के साथ था। वे दोनों 7:30 बजे के करीब इकट्ठे वहां गए थे, लेकिन मोहिनी वापस कब लौटी थी यह मालूम नहीं हो सका। और किरण कुमार? लीडो में अपनी मौजूदगी के बारे में जो कुछ उसने कहा है, ठीक कहा है। वह 9:15 बजे वहां था। उसका बाकी का बयान अभी चेक नहीं हो सका है। और मैजेस्टिक सर्कल पर दीनानाथ के ऑफिस वाली इमारत के बाकी किराएदारों से पूछताछ करने पर एक अच्छा सूत्र हमारे हाथ लगा है। क्या? इमारत की तीसरी मंजिल पर CL चोपड़ा नामक एक चार्टेड अकाउंटेंट का दफ्तर है। चोपड़ा दिन भर अपने क्लाइंटों के काम में इधर उधर घूमता रहता है और शाम को 6 बजे के बाद ही ऑफिस में आता है। वह कहता है कि कल रात 9 बजे के करीब जब अपना दफ्तर बंद करके वह वहां से विदा हो रहा था, तो उसने नीचे इमारत की लॉबी में एक युवती को लॉबी में लगे इमारत के विभिन्न दफ्तरों के नामों के बोर्ड पढ़ते देखा था। उसको टाइम ठीक से याद है? हाँ, वह कहता है कि उसके नीचे आने के लगभग तुरंत बाद ही बारिश होनी शुरू हो गई थी और हमें अच्छी तरह मालूम है कि बारिश 9 बजे के करीब शुरू हुई थी। आगे? चोपड़ा ने उसे बोर्ड पढ़ते देखकर पूछा था कि क्या वह उसकी मदद कर सकता था। युवती ने उसे बताया था कि वह दीनानाथ की प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी का ऑफिस तलाश कर रही थी। चोपड़ा ने उसे बता दिया था कि वह ऑफिस कहाँ था। उसने युवती का हुलिया बयान किया था। उसने केवल इतना बताया था कि युवती खूबसूरत थी और फर के कॉलर वाला काले रंग का चमड़े का कोट पहने थी। उसने बड़े बड़े शीशों वाला रंगदार चश्मा लगाया हुआ था और कोट का कॉलर खड़ा किया हुआ था। ऊपर से खुद तुमने भी देखा होगा कि उस इमारत की लॉबी में रोशनी कितनी कम होती है। उसको क्या हुलिया दिखाई दिया होगा युवती का? प्रत्यक्षता उस युवती ने तो दीनानाथ का कत्ल किया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कत्ल के इरादे से वहां आई युवती किसी से कत्ल होने वाले के ऑफिस का पता तो हरगिज न पूछती। यह जरूरी नहीं कि वह कत्ल करने का इरादा बनाकर वहां आई हो। कत्ल का प्रोग्राम बाद में भी बना हो सकता है। मुमकिन है दीनानाथ के ऑफिस में पहुंच जाने के बाद उसकी दीनानाथ से कोई ऐसी तकरार हुई हो कि नौबत कत्ल तक पहुंच गई हो। यानी कि अभी किसी को कुछ पता नहीं कि युवती कौन थी। हाँ, उस युवती के बारे में यह मालूम हो जाने पर कि वह वहां तक पहुंची कैसे थी, काफी जानकारी हासिल हो सकती है। यह बात मेरे जहन में है। अगर वह अपनी कार चलाकर वहां पर आई थी, तब तो कुछ मालूम हो पाना नामुमकिन है, क्योंकि मैजेस्टिक सर्कल जैसे व्यस्त इलाके में 150 कारें तो हर वक्त मौजूद रहती हैं। लेकिन अगर वह किसी टैक्सी पर सवार होकर आई थी, तो कुछ नतीजा हासिल हो सकता है। मैं नगर के टैक्सी वालों से पूछताछ करवा रहा हूँ। अगर ऐसा कोई टैक्सी वाला हमारे हाथ लग गया, तो उससे हमें लड़की का हुलिया भी मालूम हो सकता है और यह भी मालूम हो सकता है कि वह टैक्सी में कहां से सवार हुई थी। मुमकिन है। प्रभुदयाल एक अर्थपूर्ण निगाह सुनील पर डालता हुआ बोला, वह मुगल बाग से टैक्सी पर सवार हुई हो। यानी कि शायद वह जानकी देवी की दोनों बहुओं में से कोई हो। हाँ, यह बात जानकी देवी के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि चोपड़ा ने इतना साफ देखा था कि वह कोई वृद्धा नहीं थी। तभी दरवाजा खुला और दर्शन लाल ने भीतर कदम रखा। उसने प्रभुदयाल का अभिवादन किया
सुनील से हाथ मिलाया और फिर सुनील की बगल में पड़ी कुर्सी पर बैठता हुआ सुनील से बोला, मैंने तुम्हारे ऑफिस में फ़ोन किया था। मालूम हुआ था तुम वहाँ अभी पहुँचे नहीं थे। क्या बात थी? सुनील ने पूछा। तुम अभी यहीं हो ना? नहीं, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। दोपहर तक वहीं होगे? हाँ, मैं यहाँ दीनानाथ की लाश क्लेम करने के सिलसिले में आया था। यहाँ से निपटकर तुम्हारे ऑफिस में जाऊँगा। मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। ठीक है। सुनील उठ खड़ा हुआ। उसने प्रभु दया से हाथ मिलाया और वहाँ से विदा हो गया। वहाँ से वह सीधा उस अस्पताल में पहुँचा जिसमें अर्जुन भर्ती था। उसे बताया गया कि अर्जुन बड़ी संतोषजनक स्थिति में था, लेकिन उस वक्त सोया पड़ा था और उसे जगाया नहीं जा सकता था। वहाँ से सुनील सीधा ब्लास्ट के ऑफिस में पहुँचा। रिसेप्शन पर वह ठिठका। नमस्ते बहन जी, वह रेणु से बोला। फिर वही बात? वह आंखें तरेर कर बोली। कौन सी बात? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। अच्छा है, भूले ही रहो। फिर तो रेणु, मैं यह भी भूल जाऊंगा कि तुम मेरे साथ भाग जाना चाहती हो। नहीं नहीं, वो मत भूल जाना। सुनील मुस्कुराया। एक बात बताओगी? एक क्षण बाद वह बोला। क्या? झूठ तो नहीं बोलोगी? नहीं, झूठ बोलो तो तुम्हारी माँ मर जाए। अरे, अब कह भी चुको। झूठ नहीं बोलोगी ना? नहीं नहीं नहीं। तुम बीड़ी पीती हो? रेणु के चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे सुनील की बात उसकी समझ भी ना आई हो। क्या कहा? तुम बीड़ी पीती हो? क्या बक रहे हो? या हुक्का? सोनू के बच्चे, तुम? देखो, तुमने कसम खाई है कि झूठ नहीं बोलोगी। बकवास के सिवाय कुछ और भी सूझता है तुम्हें? यह बकवास नहीं है, मैंने दिल से यह सवाल पूछा है। लानत! अगर तुम बीड़ी नहीं पीती हो, हुक्का नहीं पीती हो, तो तुम्हारे होठ काले क्यों हैं? अंधे हो? तुम्हें मेरे होठ काले दिखाई दे रहे हैं? हाँ, सुनील जिद भरे स्वर में बोला। इडियट, मैंने बैंगनी रंग की लिपस्टिक लगाई हुई है। लिपस्टिक? बैंगनी रंग की? हाँ, यह लिपस्टिक का आधुनिकतम शेड है। लो, और मैं समझ रहा था कि बीड़ी पी पी कर तुम्हारे होठ काले हो गए हैं। बलिहारी तुम्हारी समझ की। यूं ही हर बात समझा करो, जल्दी ही पागल खाने पहुंच जाओगे। क्या हर्ज है? अभी भी कहाँ हूँ मैं? पागल खाने में ही तो। यह दुनिया ही पागल खाना है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ के पागल मानते नहीं कि वे पागल हैं, पागल खाने के पागल मानते हैं। लगे भाषण देने। इलेक्शनों का असर है। छोड़ो, यह बताओ अर्जुन का क्या हाल है? ठीक है, मुझे आते ही पता लगा कि कल उस पर क्या बीती थी। क्या काफी दिन अस्पताल रहना पड़ेगा उसे? अभी मालूम नहीं। तुम्हारी जानकारी के लिए मलिक साहब ने मान सिंह को सस्पेंड कर दिया है। वह लापरवाह आदमी इसी काबिल था। रेणु खामोश रही। अब एक आखिरी बात बताओ, सुनील बोला, कि मैं बीड़ी पीती हूँ या नहीं, हुक्का पीती हूँ या नहीं? नहीं, यह तो आखिरी से पहली बात थी। मैं तो आखिरी बात पूछना चाहता हूँ। क्या? यह तुम्हारा आधुनिकतम शेड, यह बैंगनी रंग की लिपस्टिक है तो पक्की ना? इसका रंग तो उतरता नहीं? नहीं, मैं जरा आजमा कर देखूं। रेणु ने रिसेप्शन डेस्क पर पड़ा एक बड़ा सा पेपर वेट उठा लिया और बोली, आओ जरा करीब आकर दिखाओ। यह लो। सुनील ने एक कदम आगे बढ़ाया और नाक फुलाकर बोला, मैं क्या तुमसे डरता हूँ? फिर वह एकदम घूमा और लंबे डग भरता हुआ अपने केबिन की ओर बढ़ गया। पीछे बैठी रेणु होठ दबाकर हंसी और फिर धीरे से बोली, खसमानू खाना। 12 बजे के करीब दर्शन लाल सुनील के केबिन में पहुंचा। दर्शन लाल एक लगभग 50 साल का निहायत तंदुरुस्त आदमी था। उसके चेहरे पर कठोरता की ऐसी स्थायी लकीरें अंकित थी जो उसके पुलिसिया होने की साफ साफ चुगली करती थी। पुलिस की नौकरी में वह सब इंस्पेक्टर था और वह नौकरी उसने अपनी मर्जी से छोड़ी थी। दीनानाथ ने ही सुनील को बताया था कि अपने अफसरों के मना करने के बावजूद भी उसने किन्हीं रईस जादव के खिलाफ ऐसा केस बना दिया था कि उन्हें सजा हुए बिना नहीं रह सकी थी। कहा जाता था कि उस केस में अभियुक्त नौजवानों के पैसे वाले माता पिता से डीआईजी तक ने लाखों की रिश्वत खाई थी, लेकिन किसी ने एक मामूली सब इंस्पेक्टर को रिश्वत की रकम में हिस्सेदार बनाना जरूरी नहीं समझा था। उस केस के बाद से दर्शन लाल की अपने ही महकमे में ऐसी थूक का फजीयत हुई थी कि तंग आकर उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था।
प्राइवेट डिटेक्टिव के रूप में वह स्वतंत्र रूप से इसलिए भी कामयाब नहीं हो सकता था क्योंकि पुलिस से उसकी बनती नहीं थी और पुलिस की मुखालफत करके वह धंधा चलाया नहीं जा सकता था। सुनील ने चाय मंगवाई। उसने एक सिगरेट सुलगा लिया और उत्सुक भाव से पूछा, क्या बात थी? सुनील, दर्शन लाल व्यग्र भाव से बोला, मैं चाहता हूँ कि दीनानाथ के हत्यारे का पता लगाने में तुम मेरी मदद करो। मैं? हाँ, आखिर दीनानाथ तुम्हारा भी तो यार था। मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? तुम मेरी बहुत मदद कर सकते हो। अपने प्रेस कार्ड की वजह से तुम्हारी पहुंच ऐसी ऐसी जगहों पर भी हो सकती है जिनके करीब भी मुझे कोई नहीं फटकने देगा। ऊपर से तुम अग्रवाल परिवार के मित्र हो और मेरा ख्याल है कि अग्रवाल परिवार में ही कोई दीनानाथ का हत्यारा है। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल केस की तफ्तीश कर तो रहा है। मैं खुद पुलिस की नौकरी कर चुका हूँ। मैं जानता हूँ पुलिस की तफ्तीश कैसी होती है। वह सब खाना पूरी है दोस्त। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल अग्रवाल परिवार के किसी भी सदस्य पर हाथ डालने की हरगिज हिम्मत नहीं कर सकता। पैसे की यही तो महिमा है। लेकिन प्रभुदयाल किसी पैसे वाले का रौब खाने वाला आदमी नहीं। मैं नहीं मानता। यह तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। प्रभुदयाल की तो मैं गारंटी करता हूँ कि जहाँ तक उसकी ड्यूटी का सवाल है उसको भुगताने में तो वह अपने सगे बाप का रौब नहीं खाने वाला। फिर भी उसके हाथ तो बंधे ही हुए हैं। कैसे? एक मिसाल देता हूँ। दीनानाथ का ब्रीफ केस गायब है। वह हवा में तो उड़ नहीं गया होगा। जरूर कोई उसे दीनानाथ के कत्ल के बाद ऑफिस से उठा ले गया था, क्योंकि दीनानाथ जिंदा रहते तो वह ब्रीफ केस वहां से जाने नहीं देता। जिस प्रकार का दखल अग्रवाल परिवार का केस में है उसको ध्यान में रखते हुए यह बात असंभव नहीं लगती कि उसके परिवार का ही कोई सदस्य वह ब्रीफकेस ले उड़ा हो। अब बताओ, क्या इंस्पेक्टर प्रभुदयाल उस ब्रीफकेस की खातिर जानकी देवी की कोठी की तलाशी लेने की हिम्मत कर सकता है? क्या वह सुरेश भार्गव के घर या उसके ऑफिस की तलाशी लेने की हिम्मत कर सकता है? सुनील ने बड़े विचारपूर्ण ढंग से सिगरेट का एक लंबा कश लगाया। दर्शन लाल सच कह रहा था। लेकिन तुम, दर्शन लाल बोला, परिवार के मित्र हो, जानकी देवी की कोठी पर आते जाते हो। तुम कोशिश करो तो कोठी में परिवार के सदस्यों के प्राइवेट कमरों को टटोल सकते हो और मेरा दावा है कि ब्रीफ केस वहीं से बरामद होगा, जानकी देवी के दोनों लड़कों और दोनों बहुओं में से किसी के पास से। मैं ऐसा नहीं कर सकता। इतनी जल्दी जवाब मत दो सुनील। पहले खूब सोच विचार कर लो और फिर फैसला करो कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो या नहीं। दीनानाथ के हत्यारे की तलाश तुम सिर्फ इसलिए करना चाहते हो क्योंकि दीनानाथ तुम्हारा दोस्त था, तुम्हारा एम्प्लॉयर था, और कोई वजह नहीं। दर्शन लाल तनिक हिचकिचाया और फिर धीरे से बोला, एक वजह और भी है। क्या? हमारी प्राइवेट एजेंसी दीनानाथ की वजह से चलती थी। मैं तो दीनानाथ का केवल लेग मैन था, उसके लिए भाग दौड़ करने वाला आदमी था। दीनानाथ की मौत के बाद मेरा अपना भविष्य अंधकारमय हो गया है। अब मुझे बुढ़ौती में कोई नया धंधा तलाश करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पुलिस से पहले दीनानाथ के कत्ल को हल करने में कामयाब हो जाऊं और तुम्हारी मेहरबानी से मुझे थोड़ी प्रेस पब्लिसिटी मिल जाए तो हो सकता है कि दीनानाथ द्वारा स्थापित हमारी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी बेमौत मरने से बच जाए। मुझे तुम्हारी स्पष्टवादिता पसंद आई। दर्शन लाल खामोश रहा। उसने चाय का आखिरी घूंट पिया और कप को परे सरका दिया। वह व्यग्र भाव से सुनील का मुंह देखता रहा। काफी देर तक सुनील के कुछ कहने की प्रतीक्षा करने के बाद वह बोला, फिर क्या फैसला है तुम्हारा? इस काम में साथ देते हो मेरा? मुझे कोई एतराज नहीं, सुनील बोला। शुक्रिया। तो फिर आज के बाद जो कुछ तुम्हें मालूम होगा वह तुम मुझे बताओगे और जो कुछ मुझे मालूम होगा वह मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है? ठीक है। और श्री गणेश के तौर पर मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जो मैंने पुलिस को भी नहीं बताई है। क्या? सुनील ने उसे बताया कि किस प्रकार कल रात वह दीनानाथ के फ्लैट में घुसा था और फ्लैट में पहले से ही मौजूद किसी की गोली का शिकार होते होते बचा था। हे भगवान! दर्शन लाल आतंकित स्वर में बोला, तुम्हारी तो जान जा सकती थी। अगर मैंने बत्ती जला दी होती तो मेरी जान जरूर जाती। वहां मौजूद चोर फिर मुझे दिखाई दे जाता और मुंह बंद करने के लिए मेरी हत्या करना उसके लिए जरूरी हो जाता।
इतनी महत्वपूर्ण बात तुमने पुलिस को नहीं बताई? कैसे बताता? इंस्पेक्टर प्रभुदयाल मेरा पुरंदाना बांध देता। लेकिन पुलिस तो वहां की भरपूर तलाशी ले चुकी थी, फिर भी तुम भीतर घुसे किस उम्मीद में? सुनील ने उसे दीनानाथ की मेज के उस स्थान के बारे में बताया जहां वह अपने जरूरी कागजात छुपा कर रखता था। कुछ हाथ लगा? ऐसा कुछ हाथ नहीं लगा जिससे दीनानाथ के कत्ल के रहस्य पर कोई प्रकाश पड़ पाता। ओह, तुम तो पुलिस हेडक्वार्टर काफी देर तक ठहरे थे। क्या पोस्टमार्टम हो गया था? हाँ, और मेरी वहां मौजूदगी में बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी आ गई थी। दीनानाथ की हत्या कल रात 8:30 और 9:30 बजे के बीच 38 कैलिबर की रिवॉल्वर की गोली से हुई है और वह गोली उसी रिवॉल्वर से निकली थी जो घटना स्थल पर दीनानाथ की लाश के पास पड़ी मिली थी, जिसकी शिनाख्त तुमने दीनानाथ की रिवॉल्वर के रूप में की थी। वही। पुलिस फायर आर्म्स के रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड से भी चेक कर चुकी है कि वह रिवॉल्वर दीनानाथ की ही थी। सुना है तुमने कहा है कि दाह संस्कार के लिए दीनानाथ की लाश तुम्हें सौंपी जाए। हाँ, मैं दीनानाथ की लाश की मिट्टी खराब होती नहीं देख सकता, लेकिन अब तो उन्हें दीनानाथ की लड़की का पता मिल गया है और पुलिस ने उसे टेलीग्राम भी दे दी है, लेकिन फिर भी वह इलाहाबाद से राजनगर पहुंचते पहुंचते ही पहुंचेगी और यह भी हो सकता है कि टेलीग्राम उसे मिले ही नहीं। प्रभुदयाल कहता है कि अगर कल दोपहर तक दीनानाथ की लड़की यहाँ न पहुंची तो दाह संस्कार के लिए लाश मुझे सौंप दी जाएगी। वह कहता है क्योंकि मैं दीनानाथ का कुछ नहीं लगता, इसलिए जब तक पुलिस को दीनानाथ की लड़की के आगमन की तरफ से मायूसी नहीं हो जाती तब तक भी लाश मुझे नहीं सौंप सकते। आई सी, तुम्हें उन 2 बदमाशों के बारे में पता लगा जो कल रात मेरे फ्लैट में मुझ पर चढ़ दौड़े थे? हाँ, लेकिन प्रभुदयाल उनसे कुछ कबुलवाने में कामयाब नहीं हो सका है। आज वे जमानत पर छूट जाएंगे। मेरा इरादा उन दोनों की निगरानी करने का है। इस तरह शायद यह मालूम हो सके कि वे किसके लिए काम कर रहे थे। गुड आइडिया। अब मैं चलता हूँ, वह उठता हुआ बोला। मैं तुमसे फिर मिलूंगा। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। दर्शन लाल वहां से विदा हो गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।